नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। क्या आप किडनी स्टोन की बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर आपकी शुगर बढ़ी हुई है, डायबिटीज से जूझ रहे हैं, इन सब से छुटकारा चाहते हैं तो इन सब के लिए सिर्फ एक नाम ही काफी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं मशहूर डॉक्टर और साइंटिस्ट, एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर एस कुमार की, जो इस बार सिर्फ अपने मरीजों के लिए नहीं बल्कि देश और दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए और किडनी स्टोन से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने वाली दमदार दवा बनाने के फॉर्मूले को धरातल पर उतारने जा रहे हैं। इस नेक और मानव कल्याण के काम में उनकी मदद करने में महाराष्ट्र के संत गड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के शोधकर्ताओं ने अहम रोल अदा किया है। आयुर्वेदिक फॉर्मूले पर आधारित इस असरदार दवा का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। डॉक्टर एस कुमार ने इस दवा के पेटेंट को भी हासिल कर लिया है। इसके दम पर किडनी स्टोन को महज 180 दिन में जड़ से खत्म करने वाली दवा को बनाने का काम होगा। यहाँ सबसे अहम और गौर करने वाली बात यह है कि दवा बिना किसी सर्जरी के आपको ठीक करेगी। जी बिल्कुल, आप एकदम सही सुन रहे हैं। ऐसी दवा जो बिना किसी चीर फाड़ के आपके किडनी स्टोन को आपके शरीर के अंदर ही इतने बारीक टुकड़ों में तोड़ देगी जो कि पेशाब के जरिए आपके शरीर से बाहर हो जाएगा। आखिर कैसे तैयार हुआ इस दमदार दवा का फॉर्मूला और पेटेंट, ये जानने के लिए आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के संत गड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, जहां इस फॉर्मूले को तैयार करने वाले शोधकर्ता डॉक्टर और वैज्ञानिक आपको तफसील से बताएंगे और उनके साथ मौजूद रहेंगे एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के चेयरमैन और मशहूर डॉक्टर एस कुमार। संत गड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी अमरावती इस विश्वविद्यालय में जीव तंत्रज्ञान विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है 1994 से शुरुआत की गई है। और इस डिपार्टमेंट को जो फंडिंग है वो है DST फीस्ट स्पॉन्सर डिपार्टमेंट है, जिसमें फंडिंग जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग है, जिसमें फीस्ट 1 और फीस्ट 2 ये दोनों स्टेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी के साथ हमारा जो डिपार्टमेंट है UGC रिकॉग्नाइज्ड है, जिसमें डिपार्टमेंट रिसर्च स्कीम स्टेज 1 में हम गए हैं और इसके अंतर्गत हमें काफ़ी ग्रांट भी मिल चुकी है। इसी के साथ हमारा जो डिपार्टमेंट है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी स्पॉन्सर्ड है। और इसी के साथ हम आपको हमारे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो यूज़ किए गए हैं पेड़ों के बारे में आपको दिखाने ले चलते हैं। डॉक्टर अनीता पाटिल ने आपको यूनिवर्सिटी के बारे में विस्तार से बताया, तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि किडनी स्टोन को बिना सर्जरी किए खत्म करने वाली दवा के फॉर्मूले को बनाने की शुरुआत कैसे हुई, आयुर्वेदिक दवा को तैयार करने के लिए किन औषधियों गुणों वाले पौधों का इस्तेमाल किया गया, उनका सहारा लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि औषधीय गुणों वाले ये जो भरपूर पौधे हैं वो आपके आसपास या खासकर गांव देहात वाली जगहों पर आसानी से उपलब्ध होते हैं। हमारा जो इन्वेंशन और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इन 4 पेड़ों से निकाले हुए मेटाबोलाइट से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट में जो 4 पेड़ है उसमें पहला जो है ये है ब्रायोफिलम पिन्नाटम, इसको पत्थर चट्टा भी कहते हैं। और इसे कहा जाता है कि सुबह आप अगर उठते ही खा ले तो ये स्टोन क्लियर करने में काफ़ी मदद करता है। और इसे कॉमनली पत्थर चट्टा बोला जाता है ताकि पत्थर को चाटने वाला। तो इसके हमने लीव्स लिए हैं और इस लीव्स को ही हमने क्रश करके मतलब पानी के साथ इसके मेटाबोलाइट निकाल के ही पूरा एक्सपेरिमेंट किया है। और इन पेड़ों में से जो प्यूरिफाइड मेटाबोलाइट है ये उसका एक वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट है इसमें से निकाला हुआ। और ये एक पेड़ और है जिसे एबिटुलम इंडिकम कहते हैं। एबिटुलम इंडिकम को आयुर्वेदिक भाषा में कंघी भी कहते हैं। इससे ऐसे फूल आते हैं और ये थोड़े कंघी के जैसे होते हैं, तो इसलिए इसे जनरल भाषा में कंघी भी कहते हैं। इसके हमने
पत्ते और फूल और इन सब चीज़ों से भी हमने कुछ मेटाबोलाइट प्यूरिफाइड किए हैं जो किडनी स्टोन को तोड़ने के लिए काफ़ी उपयुक्त है। और इसमें और एक प्लांट है उसे जिसे ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस कहते हैं। ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस का नाम गोखरू है। ये जो गोखरू होता है ये काफ़ी डिसीज़ेज़ में काफ़ी यूज़फुल माना जाता है। उससे काफ़ी सिरप्स भी बनते हैं, एनर्जी और एंटी माइक्रोबियल सिरप्स भी बनते हैं। तो उसमें हमने गोखरू भी लिया है जिसमें चौमुखी गोखरू कहा जाता है। और उस जो गोखरू को क्रश करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट से हमने उसके मेटाबोलाइट प्यूरिफाइड किए हैं जिसमें स्टोन को तोड़ने की एबिलिटी होती है। और उसी में एक और प्लांट है फेलेंथस निरूरी जिसे कहते हैं भुई आवड़ा। एक छोटा सा प्लांट होता है जो बारिश के बाद उगता है और उसके नीचे छोटे छोटे आंवले जैसे उसके पत्तों के नीचे स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये जनरली ये जो प्लांट होता है लिवर टॉनिक में यूज़ किया जाता है। और इसके रेफरेंसेस भी है, इन सब पेड़ों के रेफरेंसेस भी है कि इससे किडनी स्टोन टूटता है। लेकिन आज तक किसी ने इसको जस्टिफाई नहीं किया हुआ है। और पहली बार शायद हम लोग लैब में आपको दिखा रहे हैं, लैब में आपको ये करा के दिखा रहे हैं कि जस्टिफाई करा के दिखा रहे हैं कि इन सब पेड़ों में से निकाले हुए मेटाबोलाइट जो है वो स्टोन तोड़ने की एबिलिटी रखते हैं। तो अब इन गार्डन से हम आपको अपनी लैब की तरफ लेके चलते हैं और आपको लैब में हम हर तरीके से दिखाएंगे कि कैसे इन पेड़ों से एक्सट्रैक्ट किया गया है और स्टोन को तोड़ने की एबिलिटी कैसे स्क्रीन की गई है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं संत गड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रयोगशाला में, जहां पर डॉक्टर एस कुमार ने इस दवा को तैयार करने के प्रारंभिक चरण के बारे में जाना। शोधकर्ता और विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनीता पाटिल ने बताया कि किस तरीके से पत्थर चट्टा सहित चारों पत्तों को तोड़कर उन्हें कूटकर रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है। कल हमने गार्डन में देखा था कि जो प्लांट हमने इस संशोधन में यूज़ किए हैं उसी में का एक पेड़ ये है पत्थर चट्टा या तो ब्रायोफिल्लम पिन्नाटम। तो ये जो पेड़ है एक तो आप सूखा कर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर गीले भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पेड़ है आप इनके पत्तों को आप तोड़ लीजिए, आप साफ भी कर सकते हैं। और इस तरह से इनको ये क्रिस्टल मोटर इसमें आप इसको कूट लें, उसको थोड़ा ये कर ले कूट ले। और इस तरीके से भी आप इसमें से जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा आप इस एक्सट्रैक्ट को यूज़ कर सकते हैं एज अ सैम्पल मटेरियल। ये एक तरीका है जो काफ़ी पुराने समय से हम लोग आयुर्वेदिक ड्रग में यूज़ करते आ रहे हैं। और इसी को शायद हमने यूज़ किया है कि पानी में इसके तत्वों को निकाल सकें। दवा को तैयार करने के प्रारंभिक चरण को जानने के बाद अब अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के चेयरपर्सन डॉक्टर एस कुमार और डायरेक्टर डॉक्टर भाग्यश्री पहुंचते हैं विभाग के सेक्रेटरी लैब में, जहां पर चारों प्लांट्स को क्रश, ग्राइंड और फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया को देखा जाता है और समझा जाता है। इस दौरान हासिल हुए प्रोडक्ट को रूम टेम्परेचर पर 4 से 6 दिन तक ड्राई करना होगा ताकि उसे फंगस लगने से बचाया जा सके। Hi sir. Sir, this is our secondary metabolite. Secondary metabolite? Yes. Lab. Where is the secondary metabolite? What does it mean then? सर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मतलब प्लांट में जो नॉर्मल कंपोनेंट रहते हैं, सपोज जैसे प्लांट में शुगर बन रहे हैं, मेलाइट बन रहा है, फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमेराइड बन रहे हैं, तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। इसके अलावा भी प्लांट में एज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट जो प्लांट खुद को बचाने के लिए यूज़ करता है, ऐसे मेटाबोलाइट्स रहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और वही जो है वही हमारे बेसिकली टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं जिनका हम अलग अलग डिजीजेस के अगेंस्ट प्लांट बेस्ड ड्रग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो सर नीचे जैसा कि अभी हमने कुछ प्लांट्स कलेक्ट करते हुए दिखाए थे आपको, उसका जो अगला स्टेप होता है उसको हम यहाँ पे लैब में ड्राइंग पर्पज के लिए लाते हैं। तो दिख रहे हैं आपको कुछ वहाँ पे हमने ड्राइंग के सैंपल्स रखे भी हुए हैं। ये ड्राई करने के बाद अब उसको हम जो क्रश करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं बेसिकली। तो ग्राइंडिंग में क्या होता है आपको दिख रहा है ग्राइंडेड मटेरियल है और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है ये यहाँ पे इसका क्रूड एक्सट्रैक्ट बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस बेसिकली मॉर्टल पिस्टल। अभी ये बेसिकली जितने भी हैं तो जो इतने हमने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, हाँ सर,
ये सबका मिश्रण है कि इंडिविजुअल एक है ये? नहीं सर, अभी ये क्रूड है, मतलब इसमें अभी ये पूरा प्लांट का एक्चुअल एक्सट्रैक्ट है, क्रूड तो मटेरियल। एक ही प्लांट का है कि ये एक प्लांट का सर, एक प्लांट का, हाँ ऐसे सर। चारों बार आप अलग अलग बनाएंगे सर, यस सर, हाँ। तो सर ये एक्सट्रैक्शन शुरू है। अब जैसे ही यहाँ पे इनका क्रूड एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, अब ये सेकंड स्टेप आती है इसकी फिल्ट्रेशन की, क्योंकि बहुत तो सारे अभी जो एक्सट्रैक्ट बना है किसमें हो रहा है हाँ, सर? सर ये एक्वियस एक्सट्रैक्ट बनाया अपन ने। Aqueous extract, हाँ हाँ, पानी का है। अपना जो इवन जो अपना पेटेंट ग्रांटेड पेटेंट है उसमें भी अपन ने एक्वियस form एक्सट्रैक्ट किया है, हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा इस बनने में भी आसान है और Water based है। वाटर बेस्ड, हाँ। ओके। तो अब जो यहाँ पे ये फिल्ट्रेट हो जाएगा, अब इस फिल्ट्रेट को हम ड्राई करने के लिए एक सेपरेट ग्लास बकेट में रखेंगे। तो इसमें कितना समय लगता है ये, अगर सैंपल लेबोरेटरी सैंपल में अगर बनाया जाए? सर इसको ड्राइंग के लिए कम से कम 4 से 6 दिन लगते हैं। 4 से 6 शेड ड्राइंग करते हैं इसको। अच्छा, इसको और कोई टेम्परेचर नहीं देंगे? नहीं, हाँ, रूम टेम्परेचर पे, हाँ। और एक बार ग्राइंड हो गया तो बस आप एक्सट्रैक्शन किए, तो ये जो एक्सट्रैक्ट आपको फिल्टर करने के बाद नीचे मिलेगा, ये फिल्ट्रेट को हम फिर ड्राई करने रखेंगे, ताकि उसको हम जेली मटेरियल, मतलब सपोज ये 50 ml के आसपास आएगा, तो आफ्टर ड्राइंग इट बिकम ऑलमोस्ट 1 ग्राम और 1.5 ग्राम मैक्स। तो अपना स्टोरेज इजी हो जाता है। और फिर आपको जिस भी डाइल्यूशन में आपको उसका ड्रग बनाना है, आप उस डायरेक्शन में। तो उसको जेली कैसे बनाएंगे? सर इसको सन ड्राई, बेसिक ड्राई, रूम Basic टेम्परेचर dry पे, यस। सर जो प्लांट्स हम तोड़ के लाए थे वो उसको ड्राई करने के बाद वो इस टाइप से ड्राई हो जाते हैं। Okay. फिर उसको हमारे ग्राइंडिंग, सपोज रेगुलर अपने Grinder लैब लेवल lab पे level मिक्सी पे। में भी आप उसे ग्राइंड कर सकते हैं, और Okay. आपको फिर कुछ देर बाद इस टाइप का ग्राइंडेड पाउडर मिल जाएगा। हाँ, इसको आप काफ़ी, इसको चाहे तो आप कई दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर है। अभी इसमें फंगस वगैरह रहने के चांसेस? नहीं सर, अभी फिलहाल तो नहीं है, मतलब कम से, हाँ, ये तो पूरा 100% ड्राई हो गया सर। जब तक कि इसे मॉइस्चर नहीं रहेगा, अगर आप इसे अच्छे से सील कॉक करके रख रहे हैं तो इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं पकड़ेगा। ओके, तभी ये ग्राइंड इतना फाइन ग्राइंड हो पाया है। ओके, हाँ, आप इसे कम से कम 6 महीने से 1 साल तक के स्टोर करके ऐसे ही रख सकते और अगर आप ठंडे प्लेस में रखेंगे तो और बेटर। इसके बाद में आपका एक्सट्रैक्शन हो गया। हाँ सर, suppose as we get this crude filtered material, now we'll keep it for drying purpose Drying to get the purpose. jelly. ड्राइंग के लिए जस्ट जनरली हम इसे, कितने टेम्परेचर पे और कितने दिन रखते हैं आप लोग? सर हम उसे जनरली रूम टेम्परेचर पे ही Room temperature ड्राई करते dry हैं, करते बट हम ऐसा ट्राई करते हैं क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट जो है सर ये वाटर में है। ओके, तो वाटर में अगर एक्सट्रैक्ट है तो 101% अगर रूम टेम्परेचर पे इसे मैं रख दूंगा या ट्राई करने, इसमें थोड़ा भी शुगर कंटेंट है, 1% भी शुगर है, तो फंगस लग जाएगा। तो सर उस केस में ड्राइंग करने के लिए हम इसे बड़े ट्रे में रखते हैं। हाँ, नॉर्मली जब हम लैब में स्मॉल स्केल पे काम करते हैं तो हम घर की जो थालियाँ रहती थी बड़ी बड़ी, उसमें हम ड्राई करते थे, और उसे 40 डिग्री, सपोज अगर ठंड है तो अपना इंक्यूबेटर में या फिर ऑटोक्लेव में 40 डिग्री पे उसे ड्राई करने रख देते थे। और अगर सपोज गर्मी है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो गर्मी में 40 डिग्री रहता ही है। तो ऑलमोस्ट अगर वो ड्राई कर लिया आपने, हाँ, फिर वो जेली लाइक मटेरियल में अपना क्रूड ड्रग रेडी हो जाएगा। हाँ, और उस क्रूड ड्रग को फिर आप प्यूरिफिकेशन या फिर किसी और पर्पस के लिए आगे लेके जा सकते हैं। हाँ। फिल्ट्रेशन और ग्राइंडिंग के बाद तैयार प्रोडक्ट के सिंपल सेल जेली फॉर्म में आ चुका है। अब सिलिका मेश के साथ इस प्रोडक्ट को मिक्स करेंगे। इसके बाद ड्राई करने के बाद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ कॉलम भरेंगे। क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल स्टेट और मेथनॉल के साथ अलग अलग इस प्रोडक्ट को कॉलम में भरेंगे, जिसके बाद ग्रेडियंट के तौर पर एंड प्रोडक्ट हासिल होगा। इस दौरान हमें ब्लैक, येलो यानी कि अलग अलग कलर के चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। हमने एक्सट्रैक्शन किया, उसके बाद हमने फिल्ट्रेशन किया। फिल्ट्रेशन के बाद जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आया उसको हमने ड्राई किया, सन ड्राइड, और उसके बाद हमारे पास जो सैंपल आएगा वो इस तरीके का रहेगा, जेल फॉर्म में। जब हमारे पास जेल फॉर्म में आ जाएगा सैंपल, हम क्या करेंगे, इसकी वेइंग करेंगे, इसका अमाउंट जो भी होगा वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लेंगे सिलिका मैश जो होती है जिससे हम ये कॉलम पैक करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, वो सिलिका मैश में हम ये एक्सट्रैक्ट को मिक्स करेंगे और उसको फिर हम ऐसे ड्राई करेंगे। एक बार ड्राई करने के बाद ये जेल को सिलिका के साथ, हाँ, जेल को सिलिका के साथ मिक्स करेंगे और उसको ऐसे ड्राइड फॉर्म में थोड़ी देर स्टोर करके रखेंगे जब तक ये एयर ड्राई हो जाए, जो बिल्कुल ऐसा फाइन मैश आए। ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है कॉलम बनाना। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सिलिका जी या 120, 100 ऐसी मैश एक कैटेगरी होती है, वो सिलिका हम ये कॉलम में पैक करते हैं। वो वाइट पूरा रहता है, वो यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर का हम कॉलम पैक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ग्लास वुल जो होता है, एक मेम्ब्रेन बैरियर जैसा होता है, उसको यूज़ करके हम यहाँ पे ग्लास वुल ऐड करेंगे। हाँ, उसके बाद हम ये जो सैंपल है, हमारा ड्राइड सैंपल है, उसको हम यहाँ पे पैक करेंगे।
उसके बाद हम अगेन जो ग्लास फुल है उसको ऐड करेंगे और उसको ऐसे प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा जो हो गया कॉलम हो गया पैक। कॉलम पैक होने के बाद हम क्या करेंगे, जो सॉल्वेंट्स होंगे जिससे हमको फिल्ट्रेशन करना है, जो हमको प्यूरिफिकेशन करना है, उस केस में हम क्या करेंगे, अलग अलग ग्रेडियंट्स यूज़ करेंगे। मतलब जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, मिथेनॉल हो गया, इथिल एसिटेट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। हम वो सॉल्वेंट्स 1 बाय 1 ऐड करेंगे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस में, और हम यहाँ से इसमें ऐड करेंगे। एक ही साथ सब डालेंगे? नहीं, अलग अलग ग्रेडेशन बनाना पड़ता है उसमें। सेकंड टाइम हाँ, अलग अलग। ऐसे जैसे हमने पहला जो सैंपल लिया वो हम लेंगे क्लोरोफॉर्म लेंगे 100%, वो ऐड किया, फिर हमने इसको ऑन किया, वो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से एब्जॉर्ब होने लगेगा। हम उसके बाद क्या लेंगे, 50% क्लोरोफॉर्म, 50% इथिल एसिटेट, फिर उसका सॉल्यूशन मिक्स करेंगे, वो ऐड करेंगे। फिर ऐसे उसके बाद हम क्या करेंगे, 100% इथिल एसिटेट, और फिर मिथेनॉल। हाँ, या ग्रेडियंट बनाना है हम लोगों को पोलैरिटी के अकॉर्डिंग, नॉन पोलर टू पोलर, उसके अकॉर्डिंग हम प्यूरिफिकेशन करेंगे। हमने उसके बाद क्या किया, जो पहला फ्रैक्शन हमारा जैसे आएगा यहाँ पे, वो फ्रैक्शन होगा उसमें क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट में जो भी सॉल्युबल कंटेंट होगा, जो भी एक्सट्रैक्ट है हमारा, उसमें जो सॉल्युबल कंटेंट होगा जो क्लोरोफॉर्म स्पेसिफिक है, वो हमारे ये ट्यूब में आ जाएगा। हाँ, ये हमारा पहला फ्रैक्शनेशन हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड फ्रैक्शनेशन जो होगा, उसमें क्या होगा, इथिल एसिटेट प्लस क्लोरोफॉर्म में जो सॉल्वेंट होंगे कंबाइन होंगे, जो कंपाउंड्स होंगे वो आएगा। उसके बाद नेक्स्ट होगा वैसे इथिल एसिटेट का है, उसमें हमारा जो जैसे ये थोड़ा डार्क है, तो इथिल एसिटेट मिड पोलर कंपाउंड है, मिड पोलर रेंज का सॉल्वेंट है, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा कंपोनेंट आएंगे एक कंपेयर में जो हमारा क्लोरोफॉर्म है उसके कंपेयर में। हाँ, क्योंकि आप ये दोनों में डिफरेंस जब देखेंगे आपको दिखेगा कि ये लाइट है और ये डार्क है, तो इसमें जो कंपोनेंट्स आए हैं वो ज्यादा है कंपेयर पहले। जनरली कितने तरह के सॉल्वेंट्स डिपेंड करता है। जैसे हम जो यूज करते हैं वो नॉन पोलर टू पोलर रेंज यूज करते हैं, उसमें हम यूज करेंगे क्लोरोफॉर्म, इथिल एसिटेट, मिथेनॉल और फिर वाटर जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और हाईएस्ट पोलैरिटी होती है वाटर की, तो हम क्या करेंगे, वाटर सबसे एंड में यूज करेंगे। जो भी रिमेनिंग का जो मटेरियल होगा जो हमने प्यूरिफाई किया उसमें नहीं आ पाएगा, वो वाटर में आ जाएगा। यूजुअली उसमें क्या होता है कि शुगर्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल शुगर्स होते हैं। जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, वो हमारे पहले के फ्रैक्शंस में आ जाएंगे। तो इसकी वजह से अभी हमारे इथिल एसिटेट मिथेनॉल का चलेगा, तो ये देखिए यहाँ पे ग्रेडेशन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो डार्क ग्रीन कलर का है, तो ये पैच जो इथिल एसिटेट मिथेनॉल का पैच है। इसके बाद हम इसमें और सॉल्वेंट्स ऐड करते जाएंगे ग्रेडेशन में, कंटिन्यू में। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे लाइट कलर हो गया है, तो यहाँ पे आपका जो आएगा लाइट ग्रीन पैच आएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको येलो दिख रहा है हल्का हल्का, तो ये नीचे जब जाएगा तो यहाँ पे आपको पूरा येलो बैंड मिलेगा, तो उसमें जो कंपोनेंट होंगे वो येलो रेंज के होंगे। हाँ, जैसे आप यहाँ पे ट्यूब देखेंगे ना, जैसे ये है, ये क्विरसिटिन है स्टैंडर्ड, लेकिन इस तरीके का पैच आपको यहाँ पे भी मिलेगा, जिसमें उस टाइप के फ्लेवोनॉइड्स जैसे होते हैं ना, वो कंपोनेंट यहाँ पे आ सकते हैं। ऐसे ये रेंज में दूसरे कंपोनेंट्स आएंगे, इसमें दूसरे आएंगे, ऐसे ग्रेडेशन पूरा रहता है, अलग अलग बैंड्स क्लियर हो जाते हैं। हाँ, क्लियर हो जाते हैं। और जब आपका ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ये पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, एक्चुअली ये वाइट रहता है ना, तो जब ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा यहाँ तक कॉलम, तब आपका पूरा एक्सट्रैक्शन हो गया, पूरा प्यूरिफिकेशन हो गया, सारे कंपोनेंट जो भी आपके होंगे वो नॉन पोलर टू पोलर में सारे एक्सट्रैक्शन हो गए, तो आप बोलेंगे कि आपका कंप्लीट हो गया कॉलम, फिर आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। हाँ, जनरली कितना समय लगता है इसको? सर 2 दिन 3 दिन, हाँ 2-3 दिन, क्योंकि आपको फ्लो रेट मैन्युअली मेंटेन करना होता है, 1 to 2 ड्रॉप्स ऐसे। और ये देखिए, जैसे अभी हमने इसको ऑन किया है ना, तो ऐसे ड्रॉप्स धीरे धीरे गिरेंगे और आपको ये कलेक्ट करते रहना है, और जैसे जैसे आपका ग्रेडियंट बनता जाएगा आप वो सैंपल कलेक्ट करते जाएंगे। आप अगर बहुत फास्ट करेंगे फ्लो रेट तो क्या होगा, बहुत एकदम से नीचे आ जाएगा और वो बल्क आ जाएगा, जो आपको नहीं चाहिए। आपको प्यूरिफिकेशन एकदम ग्रेडियंट फॉर्म में चाहिए और थोड़ा क्लियर चाहिए, तो आपके कंपोनेंट उतना अच्छा सेपरेशन होगा। अब ग्रेडियंट सैंपल्स को सुखाना होगा, सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व करने और प्योरिफिकेशन के बाद 3 ट्यूब्स में सैंपल सेल्स कलेक्ट करेंगे, जिन्हें प्लेट्स में लोड करना होगा। साथ ही एक स्टैंडर्ड सैंपल सेल भी लोड करेंगे। जैसे हमने एक्सट्रैक्शन कर लिया, इसके बाद हमारे जो ये सैंपल्स रहेंगे इसको हमें ड्राई करना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे ड्राई हो जाए और हमारे पास कुछ इस तरीके का सैंपल आ जाए, इस तरीके की ट्यूब्स में हम ड्राइड सैंपल को कलेक्ट करेंगे, और इसके बाद हम इसमें मिथेनॉल, इथिल एसिटेट, जो भी सॉल्वेंट हो,
आप यूजुअली मिथेनॉल यूज़ कर सकते हैं या वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम सॉल्वेंट को डिज़ोल्व करेंगे, जो भी जिस सॉलिबिलिटी का सॉल्वेंट होगा या कंपोनेंट जिसमें डिज़ोल्व होता है, हम यूजुअली वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने वाटर में इसको डिज़ोल्व कर लिया। जो ड्राइड सैंपल ये ट्यूब से आया कॉलम के बाद, प्यूरिफिकेशन के बाद, ऐसे हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस आए। जैसे हमारे पास ये 3 फ्रैक्शंस आए, 3 ट्यूब्स के, हमने वो कलेक्ट किया सैंपल, और उसके बाद हम वो सैंपल को इस तरीके की प्लेट पे हम लोड करेंगे। जैसे हमारा प्यूरिफाइड पहली ट्यूब थी, उसका सैंपल हमने यहाँ लोड किया, सेकेंड ट्यूब का सैंपल यहाँ लोड किया, और थर्ड हमारी ट्यूब का था, उसका सैंपल हमने यहाँ लोड किया, ड्राइड सैंपल को। और उसके बाद हमने एक लिया स्टैंडर्ड, जो हम कंपैरेटिव बताएंगे कि इस तरीके का कोई कंपोनेंट हमारी जो प्यूरिफाइड बैंड है उसमें प्रेजेंट है। तो हमने उसके लिए लिया क्यूरसेटिन। क्यूरसेटिन इज़ अ फ्लेवोनॉइड, जो नॉर्मली हम बहुत सारे प्लांट्स में अवेलेबल होता है। कॉमन एग्जांपल हो सकता है जैसे हल्दी में होता है, जो कॉमनली नोन फ्लेवोनॉइड है, यूज़ करते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। उसी तरीके का फ्लेवोनॉइड का स्टैंडर्ड हमने यहाँ पे लिया, विच इज़ क्यूरसेटिन। क्यूरसेटिन को हमने कंपैरेटिवली प्लेट्स पे इस तरीके से अरेंज किया। तो हम जब ये रन करेंगे प्लेट, तो हमें पता चलेगा कि इस जो हमारे 3 सैंपल प्यूरिफाइड है उसमें क्यूरसेटिन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। धीरे धीरे बेंड बे रन होना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस के बाद इस बेंड बे को यूवी में देखेंगे। जैसे हमने प्लेट्स हमारी सैम्पलिंग लोड कर ली, हमारे जो भी सैंपल है हमने लोड कर लिए, उसके बाद हम इसे सिस्टम में सेट करेंगे और इसको रन करेंगे सिस्टम को 10 to 15 मिनट्स के लिए। और जो भी हमारे बैंड्स आएंगे फिर हम उसको यूवी में देखेंगे। हमारी ये सिस्टम है जो हमने सैचुरेट करके पहले से रखी 1-1.5 घंटा, उस सिस्टम में हम हमारी प्लेट को अरेंज करेंगे। ये आपने सिस्टम को पैक कर दिया। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारे जो बैंड्स हैं वो रन होना स्टार्ट हो गए हैं। जब ये रन हो जाएंगे, यहाँ तक 3/4 सिस्टम जो होगी आपकी प्लेट रन हो जाएगी। इसके बाद हम इसको यूवी में देखेंगे। हमने TLC रन की। TLC रन करने के बाद हमारे जो बैंड्स हैं वो कुछ इस तरह दिखेंगे। जो हमने सैंपल लोड किए थे प्यूरिफाइड कॉलम से, वो सारे सैंपल इस तरीके से हमने रन किए हैं। और ये रन है, फ्रेश रन करने के बाद आपकी प्लेट इस तरीके से दिखेंगी। और जब आप 24 प्लेट्स को रख देंगे, ड्राई होने के बाद आपकी प्लेट इस तरीके की दिखेगी। उसमें इस तरीके के आपको पूरे बैंड्स दिखेंगे। ये जो कलर है ये आपको विजिबल लाइट जो है उसमें इस तरीके के बैंड का कलर दिखेगा। इसके बाद अब हम देखेंगे कि यूवी में जो बैंड्स है उसका कलर कैसा दिखेगा। TLC रन करने के बाद हमें बैंड बेस ऐसे दिखेंगे ड्राई होने के बाद। जब बैंड बेस को यूवी में देखेंगे तो अलग अलग कलर आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अब हमारी प्लेट रन हो गई है। अब इसके बाद हम इसको देखेंगे यूवी में, ट्रांसइल्यूमिनेटर। यूवी ट्रांसइल्यूमिनेटर में हम जब इसे देखेंगे यूवी रेंज में, तो आपको बैंड्स के जो कलर होंगे जो यूवी रेंज में विजिबल होंगे वो कैसे दिखते हैं वो हम आपको वहाँ पे दिखाएंगे। तो उसके लिए हमें जाना है दूसरी लैब में। लेकिन यूवी ट्रांसमीटर में बैंड बेस के कलर को देखने के लिए हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट लैब में जाना होगा। अब हम यूनिवर्सिटी ट्रांसमीटर रूम में यूवी रेंज में बैंड बेस देख सकते हैं। हम हैं अभी यूवी ट्रांसइल्यूमिनेटर रूम में। यहाँ पे हम देखेंगे कि यूवी रेंज में बैंड्स किस तरह दिखेंगे प्लेट्स पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब जो क्यूरसेटिन का बैंड है वो यहाँ पे, और हमारा जो सैंपल हमने रन किया है उसके बाद उसी रेंज में आपको ब्राउनिश कलर दिख रहा है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्राउनिश कलर का जो बैंड है वो हमारे क्यूरसेटिन के बैंड की रेंज में है। तो ये जितने भी बैंड है इसमें क्यूरसेटिन का कंटेंट ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे वो यूवी में देख सकते हैं। इसके बाद एक वेवलेंथ रहती है जिसमें आपको एक और वेवलेंथ रहती है जिसमें आपको बैंड्स दिख सकते हैं, लेकिन इसमें कलर नहीं शो होगा अगर वो फ्लोरेसेंस नहीं है वो बैंड तो। और अगर आप यूवी रेंज में देखेंगे तो यहाँ पे आपको कलर दिखेगा बैंड में। जैसे ये ब्राउनिश कलर है तो ये क्यूरसेटिन है, ये ब्राउनिश होता है यूवी रेंज में, तो उसका बैंड का कलर आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये भी एक प्लेट है जिसमें सारे कॉलम के एक्सट्रैक्ट हमने रन किए हैं। यहाँ पे आप देखिए कि आपको डिफरेंट बैंड्स दिख रहे हैं। ये जो स्क्वायर ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं ये बिल्कुल आइसोलेटेड बैंड्स है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो दिख रहा है इसे पैचेस, ये भी एक बैंड है लेकिन ये स्मीयर फॉर्म में बैंड है, और ये डिफरेंट एक्सट्रैक्ट्स है प्यूरिफाइड सैंपल के। TLC सेपरेशन के बाद हम प्योरीफाइड मॉलिक्यूल्स के लिए HPLC यानी कि हाई परफॉर्मेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। इस दौरान E2 क्रोम सॉफ्टवेयर के सेटअप से सिस्टम को कंट्रोल करेंगे।
इससे प्योरिफाइड मॉलिक्यूल्स का पता चलेगा? तो जो अगला पार्ट है हमारा TLC जो सेपरेशन के बाद हम जो मेथड बेसिकली यूज़ करते हैं TLC बायोटोग्राफी, उसमें हम कंपाउंड फाइनलाइज कर लेते हैं कि हाँ ये हमारा प्यूरिफाइड कंपाउंड है। तो वो जो प्यूरिफाइड कंपाउंड को हम स्क्रैप करने के बाद उस मॉलिक्यूल में वो कौन से एक्चुअली मॉलिक्यूल्स है उसको हम HPLC पे सेपरेट कर देते हैं। सो दिस आर इंस्ट्रूमेंट HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ एजिलेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो अपना ये पूरा बेसिकली सेटअप है, EZ क्रोम करके सॉफ्टवेयर है, उसका सेटअप है, तो इससे हम पूरा HPLC को कंट्रोल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स सपोज जो हम अलग अलग सॉल्वेंट सिस्टम यूज़ करते हैं, उस सॉल्वेंट सिस्टम को पास करके जो यहाँ पे हम कंपाउंड्स बेसिकली जो प्यूरिफाइड मॉलिक्यूल्स हैं हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, और उसके बाद वो सॉल्वेंट सिस्टम के थ्रू जो पास होते हैं, तो नीचे डिटेक्टर सिस्टम है, डिटेक्टर सिस्टम, और उसके ऊपर है ये कॉलम। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है बेसिकली इस कॉलम से पास होते हैं, और इस कॉलम से पास होने के बाद उन्हें नीचे डिटेक्ट कर लिया जाता है। और डिटेक्ट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि हाँ इसमें कुछ ये जो पिक्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये प्यूरिफाइड मॉलिक्यूल्स हैं करके। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो बेसिकली प्यूरिफाइड फ्रैक्शन है TLC पे का, उसमें एक्चुअली यहाँ पे कितने कंपाउंड्स हैं। तो इस तरीके से HPLC मशीन काम करती है। अब तक आप प्लांट से ड्राई एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन और TLC एनालिसिस को देख और समझ चुके होंगे। अब एक ऐसे सॉफ्टवेयर की मदद लेंगे जिससे कि ड्रग एक्टिविटी का पता लगाया जा सकता है कि आखिर कैसे ये दवा किडनी स्टोन को ब्रेक करने का काम करेगी, नुकीले किडनी स्टोन को राउंड शेप में कन्वर्ट करके इसे तोड़ने का काम करेगी। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे किसी प्लांट से हम ड्रग एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका आइसोलेशन किया जाता है और फिर उसका TLC एनालिसिस किया जाता है। साथ ही हमने ये देखा कि कैसे HPLC में हम किसी ड्रग का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। आफ्टर सेपरेशन अगर हमें उस ड्रग का एक्टिविटी पता करना है, जैसे इस केस में हम पता कर रहे हैं कि वो किडनी स्टोन को कम करता है या नहीं करता है, तो उसके लिए हमने कुछ असेज डेवलप किए हैं। लाइक हम यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक असेज है। अगर माइक्रोस्कोप में हमको ऑब्जर्व करना है किसी इमेज को, तो हम एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि किसी भी स्टोन में किडनी स्टोन में 2 तरह के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। एक तो होता है COM और दूसरा होता है COD। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे बहुत शार्प एजेस, जैसे जैसे हम उनको प्लांट की ट्रीटमेंट देते हैं तो वो शॉर्ट बन जाते हैं, वो एजेस कम हो जाते हैं, और अलग अलग प्लांट्स में वो एजेस राउंड भी हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। तो उस वजह से यूरिन में से वो स्टोन या फिर वो क्रिस्टल इजीली पास आउट हो सकते हैं। तो ये हमारे प्लांट्स का एक बेनिफिट है कि आप विदाउट सर्जरी अगर आप ये कंज्यूम करते हो तो थ्रू द यूरिन वो पास हो सकते हैं, जो कि हम इन इमेजेस के बेसिस पे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो एरोज दिए गए हैं, उन एरोज को डिनोट किया गया है कौन सा क्रिस्टल कम हुआ है और कौन सा क्रिस्टल कम नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये एक असे हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हो तो ना कि सिर्फ क्रिस्टल कम हो रहे हैं, बल्कि उनकी साइज़ कितनी मात्रा में कम हो रही है वो भी हम इमेज एनालिसिस कर बता सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के विशेषज्ञों के साथ डॉक्टर एस कुमार ने पूरी प्रक्रिया को समझा और परखा। इस दौरान एक और मेथड से भी ड्रग को प्लेट पर लोड करके वाटर ट्रे में डालकर परखा गया। से एक मेथड है जो हमने हमारे लैब में डेवलप की है, दैट इज़ नोन एज अगार जेल ओवरले से। इस मेथड ये भी एक हमारा एक ग्रांटेड पेटेंट है। तो इस मेथड में सपोज जो अभी हम प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, उसको ड्राई करने के बाद जो हम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं, सपोज दिस द काइंड ऑफ एक्सट्रैक्ट वी हैव प्रिपेयर्ड अर्लियर। तो इस एक्सट्रैक्ट की जब हमें इस प्लेट पे बेसिकली डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ड्रग इस क्रिस्टल इनहिबिशन को रोकने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, उतने उसमें एफिशिएंसी है कि नहीं। तो इसमें क्या किया है हमने कि हमने अलग अलग वेल्स बना दी है और जो ड्रग है इसको इसमें लोड करके रखा है। तो जैसे ही हम, और ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे आपको जेल दिख रहा है, ये जेल कैल्शियम क्लोराइड बनाया हुआ है। तो कैल्शियम क्लोराइड में जैसे ही हम इसको अमोनियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन में डीप करेंगे, तो यहाँ पे जहाँ
ड्रग लोडेड है और अगर सपोज इसकी इफिशिएंसी है पर्टिकुलर क्रिस्टल इनिबिशन को रोकने की, तो वहाँ पे हमें क्लियर जोन ऑफ इनिबिशन दिखाई देते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे इसे डीप कर रहे हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, लगभग 1 मिनट का प्रोसेस है, जिसके बाद ये आपको क्लियर क्रिस्टल जोन ऑफ इनिबिशन यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ये क्रिस्टल्स बनने शुरू हो गए। इट विल टेक टाइम अप टू 1 मिनट। इसके अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट में भी हमने चेक किया कि ये ड्रग कितना असरदार और प्रभावी है, क्योंकि डॉक्टर एस कुमार खुद पूरी तरीके से अस्वस्थ हो जाना चाहते हैं और उसके बाद ही किसी चीज को देश और दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने पहले खुद इस बात की तसल्ली कर ली और जांच परख कर ली। तो अभी हमने देखा कि कैसे किसी ड्रग का आइसोलेशन किया जाता है और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को चेक किया जाता है। अभी हम एक DPPH असे देखेंगे, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट असे है। किसी भी सेल को अगर सर्वाइव करना है तो उसको फ्री रेडिकल्स के साथ लड़ना पड़ता है, तो उन फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करने के लिए एक असे है, दैट इज़ DPPH असे। तो सेल का ये असे हम इस इंस्ट्रूमेंट पर भी चेक कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर इस प्लेट में एक असे लगाओगे और जैसे ही आप प्लेट में असे लगाकर उसका रीडिंग लोगे तो आप देख सकते हो कि उस प्लेट को इसमें सिनर्जी H1 में रीड किया जाएगा और आपको इस तरह से एक ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि कैसे एक्टिविटी DPPH की कम या ज़्यादा होती है, और आप इस ग्राफ पर से ये बोल सकते हो कि आपका जो ड्रग है वो DPPH को स्कैवेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो नेशनल खबर पर नया मुकाम हासिल करने की तरफ बढ़ रहे मशहूर डॉक्टर और साइंटिस्ट एस कुमार की नई पहल और कोशिश के बारे में आपने विस्तार से जान लिया, लेकिन अभी इस स्पेशल मिशन से जुड़े हुए कुछ और खास एपिसोड आने बाकी हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और नेशनल खबर पर देखने के लिए वो आपको सारे एपिसोड मिलेंगे, जिसमें अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर एस कुमार और डायरेक्टर डॉक्टर भाग्यश्री आपको बताएंगे कि किडनी स्टोन को बिना ऑपरेशन के खत्म करने वाली दवा का पेटेंट उन्होंने कैसे हासिल किया और उसे हासिल करने के बाद वो कितने ज्यादा उत्साही हैं। इस दवा को कब तक तैयार करेंगे और किडनी मरीजों को कब तक राहत मिलने के लिए देखी जाएगी। तब तक के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।